नमस्कार। आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम विश्व के प्रमुख जलवायु प्रदेशों का अध्ययन करेंगे। विश्व के प्रमुख जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण मूलतः कोपेन या थॉर्नथ्वेट के द्वारा दिए गए वर्गीकरण के आधार पर किया जाता है। इन दोनों विद्वानों ने विभिन्न आधारों पर विश्व को अनेक जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया है। यहाँ पर हम जो जलवायु वर्गीकरण पढ़ने जा रहे हैं वह कोपेन की मान्यताओं पर आधारित है। कोपेन ने अपना जलवायु वर्गीकरण विभिन्न कारकों जैसे वनस्पति, वर्षा, तापमान आदि के आधार पर दिया था और साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के संकेताक्षरों का प्रयोग भी अपने वर्गीकरण में किया था। विश्व में मुख्यतः 13 प्रकार के जलवायु प्रदेश हैं। मोटे तौर पर 13 प्रकार के जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं, जिनमें सर्वप्रथम है विषुवत-रेखीय जलवायु प्रदेश। दूसरा है सवाना तुल्य जलवायु प्रदेश। यहाँ पर तुल्य से तात्पर्य है कि उसके समान। सवाना एक प्रकार के घास के मैदान हैं, शुष्क घास के मैदान हैं। उस प्रकार की जलवायु जहाँ पर पाई जाती है उसे सवाना तुल्य जलवायु प्रदेश कहते हैं, क्योंकि उस प्रकार की जलवायु विश्व में अनेक दूसरे भागों पर भी पाई जाती है। तीसरा है मानसूनी जलवायु। चौथा है उष्णकटिबंधीय शुष्क मरुस्थलीय जलवायु। पांचवा है ईरान तुल्य जलवायु, अर्थात ईरान में जो जलवायु पाई जाती है उसके तुल्य जलवायु, उसके समान जलवायु। इसके बाद छठा है मध्य अक्षांशीय स्टेपी जलवायु। सातवां है भूमध्य सागरीय जलवायु। आठवां है चीन तुल्य जलवायु। नवा है पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु, यानी पश्चिमी यूरोप के समान जलवायु जहाँ पर पाई जाती है। इसी प्रकार चीन के समान जलवायु जहाँ पर पाई जाती है वो चीन तुल्य जलवायु है। पश्चिमी यूरोप के समान जलवायु जहाँ पर पाई जाती है वो पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु है। सेंट लॉरेंस तुल्य जलवायु, यानी सेंट लॉरेंस ये एक नदी के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। विश्व में शायद एकमात्र ऐसी जलवायु है जिसका नामकरण किसी नदी के आधार पर किया गया है। तो सेंट लॉरेंस एक नदी है जो कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर प्रवाहित होती है और उत्तरी अटलांटिक महासागर में गिरती है। इसके आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है, इसका नामकरण किया गया है। इसके पश्चात है टेगा जलवायु, उसके पश्चात है टुंड्रा जलवायु और उसके पश्चात है हिमाच्छादित जलवायु। मूलतः तो विभिन्न लेखकों के द्वारा 12 प्रकार के जलवायु प्रदेश ही बताए गए हैं, किंतु अंटार्कटिका तथा ग्रीनलैंड के लिए भी एक अलग जलवायु प्रदेश बताया जाता है जो कि हिमाच्छादित जलवायु के अंतर्गत आते हैं। तो हम एक एक करके विभिन्न प्रकार के जलवायु प्रदेशों की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करना शुरू करते हैं। ये देखिए, यहाँ पर इसका मानचित्र दिया हुआ है। विश्व के प्रमुख जो जलवायु प्रदेश हैं उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो जो इसका जो वर्गीकरण है वो जलवायु के आधार पर ही है। सबसे पहले हम देखते हैं विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, विषुवत रेखा के आसपास पाए जाने वाले, विषुवत रेखा से तात्पर्य है 0 डिग्री या भूमध्य रेखा के आसपास पाए जाने वाले जलवायु प्रदेश। इनकी विशेषताएं देखते हैं। यह विषुवत रेखा के दोनों ओर 10 डिग्री अक्षांशों तक फैले हुए हैं। ये जो जलवायु प्रदेश है इसका विस्तार विषुवत रेखा के दोनों ओर 10 डिग्री अक्षांशों तक उत्तरी और दक्षिणी पाया जाता है। आप जानते होंगे कि इस पेटी में वर्ष भर सूर्य की किरणें लंबवत चमकती है। सूर्य की किरणें वर्ष भर सीधी पड़ती है भूमध्य रेखा के आसपास। तो फलस्वरूप यहाँ पर उच्च तापमान रहते हैं और उच्च तापमान रहने के कारण वायुदाब भी निम्न होंगे, क्योंकि वायुदाब और तापमान में उनका संबंध होता है। यदि तापमान अधिक है तो वायुदाब कम होगा और तापमान कम है तो वायुदाब अधिक होगा। उच्च तापमान के कारण वायुदाब न्यून रहता है। वायु की गति ऊर्ध्वाधर होती है। सामान्य तौर पर वायु की गति कैसी होती है? क्षैतिज, लेकिन यहाँ पर ऊर्ध्वाधर है क्योंकि स्थल भाग गर्म होता है। स्थल भाग के गर्म होने के कारण उसके आसपास की वायु भी गर्म होती है और वो गर्म होकर के हल्की हो जाती है, ऊपर की तरफ उठती है। इस कारण से यहाँ पर संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति होती है। संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति होने के कारण ही यह कहा जाता है कि इस जलवायु प्रदेश में वायु की गति ऊर्ध्वाधर होती है, अर्थात लंबवत होती है। इस प्रकार इन प्रदेशों में शांत पवन की पेटी पाई जाती है।
शांत पवन से तात्पर्य है कि यहाँ पर वायु की क्षैतिज गति नहीं होती है, वायु ऊपर उठती है हल्की होकर, गर्म होकर। इस शांत पवन की पेटी को डोलड्रम के नाम से जाना जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रश्न भी बनता है यहाँ से कि विषुवत रेखा के दोनों ओर जो निम्न वायुदाब की पेटी पाई जाती है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो उसे डोलड्रम कहते हैं। डोलड्रम का अर्थ होता है संतुलन की स्थिति, या हवा नहीं चलती है, हवा ऊर्ध्वाधर चलती, तो उसे डोलड्रम के नाम से जाना जाता है। प्रतिदिन दोपहर के बाद होने वाली सामान्य वर्षा इन प्रदेशों की मुख्य विशेषता है। दिन भर सूर्य तपता है और शाम के समय लगभग 4 से 6 बजे के बीच भयंकर तूफान और गर्जना के साथ वर्षा होती है, क्योंकि दिन भर सामान्य धाराएं उठती है, जल का वाष्पीकरण होता है और साय के समय काले बादल आकाश में छा जाते हैं और भयंकर वर्षा होती है। उच्च तापमान, उच्च वर्षा, अधिक आर्द्रता, क्योंकि वर्षा अधिक है तो आर्द्रता भी अधिक होगी, के कारण सघन वनस्पति पाई जाती है। विषुवत रेखी जो वन है उन्हें धरती का फेफड़ा कहते हैं। सबसे अधिक जो जैव विविधता पाई जाती है वो विषुवत रेखी वनों में ही पाई जाती है। यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। सदाबहार वन तथा असंख्य जीव जंतु इन प्रदेशों की प्रमुख विशेषता है। जीव जंतु भी बहुत से पाए जाते हैं, क्योंकि तापमान अधिक है, वर्षा भी अधिक होती है, वनस्पति अधिक होती है, कीड़े मकोड़े, मच्छर, कीड़े, रेंगने वाले जीव, शाकाहारी जीव, मांसाहारी जीव, विभिन्न प्रकार के अनगिनत जीव जंतु यहाँ पर पाए जाते हैं। तो जैव विविधता की दृष्टि से भी जलवायु प्रदेश काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से ये विषुवत रेखी जलवायु प्रदेशों की विशेषता है। ये देखिए, जहाँ जहाँ पर लाल रंग से दर्शाया हुआ है वे सभी विषुवत रेखी जलवायु प्रदेश हैं। बीच में भूमध्य रेखा गुजर रही है और जहाँ जहाँ पर भूमध्य रेखा गुजर रही है उसके 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण की ओर ये प्रदेश पाए जाते हैं। जहाँ पर आप देख सकते हैं अमेजन बेसिन, दक्षिण ब्राज़ील में आप देख रहे हैं। ये देखिए अमेजन बेसिन, ये देखिए यहाँ पर। इसके बाद कांगो बेसिन, ये कांगो बेसिन है। और दक्षिण पूर्व एशिया के ये जो स्थिति क्षेत्र हैं, ये जो क्षेत्र हैं मलेशिया, सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, ये सारे के सारे, पापुआ न्यू गिनी, ये सभी विषुवत रेखी जलवायु प्रदेशों के अंतर्गत गिने जाते हैं। दोस्तों, इसके बाद दूसरा जलवायु प्रदेश के बारे में हम अध्ययन करते हैं, जो कि सवाना तुल्य जलवायु प्रदेश है। तुल्य का अर्थ होता है उसके समान, उसके तुलना वाला, यानी जो जलवायु सवाना घास के मैदानों में पाई जाती है वैसे जलवायु विश्व के अन्य प्रदेशों में भी पाई जाती है। और जहाँ जहाँ पर जलवायु पाई जाती है वे सभी प्रदेश सवाना तुल्य जलवायु प्रदेश कहलाते हैं। इसकी विशेषताएं देखते हैं। सवाना तुल्य जलवायु विषुवत रेखा के दोनों ओर 5 से 15 डिग्री अक्षांशों तक विषुवत रेखीय प्रदेशों से संलग्न है, यानी जुड़ी हुई है। जैसे ही विषुवत रेखीय प्रदेश समाप्त होते हैं वैसे ही सवाना तुल्य प्रदेश प्रारंभ हो जाते हैं। विषुवत रेखा के दोनों ओर 5 से 15 डिग्री अक्षांशों तक पाए जाते हैं। इसमें दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला, कोलंबिया, गुयाना, दक्षिणी मध्य ब्राज़ील, पैराग्वे, ये सब दक्षिण अमेरिका के हैं। अफ्रीका में सूडान और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया। वैसे तो सूडान के नाम पर इसका नामकरण किया गया है क्योंकि वहाँ पर सवाना घास पाई जाती है। तो लेकिन अभी आपको मैंने बताया कि ऐसी जलवायु की विशेषता अन्य स्थानों पर भी है। तो कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला, कोलंबिया, गयाना, दक्षिणी मध्य ब्राज़ील, पैराग्वे, अफ्रीका में सूडान और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में इस प्रकार की जलवायु दशाएं पाई जाती है। यह प्रदेश सूर्य के उत्तरायण होने पर डोलड्रम की पेटी में तथा दक्षिणायन होने पर उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी के अंतर्गत आ जाते हैं। तो जब सूर्य उत्तरायण होता है तो जो विषुवत रेखी निम्न वायुदाब की पेटी है, जो डोलड्रम की पेटी, वो इस पर फैल जाती है। इनका विस्तार इसको होता है क्योंकि 5 डिग्री उत्तर की कोर्स वायुदाब पेटियाँ खिसक जाती है। तो 10 डिग्री तक तो विषुवत रेखी प्रदेश है ही, तो 5 डिग्री और जाएंगे तो 15 डिग्री तक हो जाएगा। तो जब सूर्य उत्तरायण की तरफ है तो यहाँ पर विषुवत रेखी निम्न वायुदाब की पेटी का विस्तार हो जाता है। और जब सूर्य दक्षिणायन की ओर आता है तो यहाँ पर उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी का विस्तार हो जाता है। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी का विस्तार 30 से 35 डिग्री अक्षांशों तक है। तो जैसे ही सूर्य दक्षिणायन की ओर होगा, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी भी दक्षिण की ओर खिसक जाएगी और ये उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी के अंतर्गत आ जाएंगे। तो ये 6 महीने तो निम्न वायुदाब की पेटी में और 6 महीने उच्च वायुदाब की पेटी में होते हैं। वर्षा काल में उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का प्रभाव रहता है। पश्चिमी द्वीप समूह में हरिकेन व पश्चिमी अफ्रीका के तट पर टोर्नेडो सक्रिय होते हैं। यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का प्रभाव पाया जाता है इस जलवायु में, जिनको पश्चिमी द्वीप समूह में हरिकेन कहा जाता है और पश्चिमी अफ्रीका के तट पर यानी सूडान के आसपास इन्हें टॉर्नेडो कहा जाता है। और गुयाना के आसपास ब्राज़ील और जो वो तटीय भाग है मध्य अटलांटिक महासागर का, वहाँ पर इन्हें हरिकेन के नाम से जाना जाता है।
विषुवत रेखीय प्रदेशों की ओर सघन वृक्ष समूह तथा शुष्क मरुस्थलीय सीमा की ओर कटीली झाड़ियाँ दिखाई देती है। जैसे जैसे हम इन प्रदेशों से विषुवत रेखीय जलवायु की ओर जाते हैं वैसे वैसे तो सघन वृक्ष मिलेंगे क्योंकि वर्षा की मात्रा बढ़ती जाती है, और जब हम शुष्क मरुस्थलीय सीमा की ओर जाते हैं तो कटीली झाड़ियाँ और घास दिखाई देती है। यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति सवाना है। सवाना घास यहाँ की मुख्य प्राकृतिक वनस्पति है। घास के बीच बीच में कई कई पेड़, छोटी झाड़ियाँ भी पाई जाती है। तो चूँकि घास के मैदान हैं तो विस्तृत चारागाह हैं, तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जीव जैसे हिरण, जिराफ, कंगारू, जेबरा आदि पाए जाते हैं। शेर, चीता, तेंदुआ, हाथी, गेंडे आदि जंगली जानवर भी यहाँ पर पाए जाते हैं। इस प्रकार जीव जंतुओं की विविधता के कारण ये प्रदेश विश्व के प्रमुख आखेट स्थल कहे जाते हैं, क्योंकि घास के मैदान हैं और जीव जंतुओं के विकसित होने के लिए आवश्यक उचित दशाएँ यहाँ पर पाई जाती है। ये सवाना तुल्य जलवायु। यहाँ पर आप देख रहे हैं नीले रंग से जो जलवायु दिखाई गई सवाना तुल्य जलवायु है। जहाँ जहाँ पर भी शुष्क दशाएँ पाई जाती है, ये आप देख रहे हैं। ये ब्राज़ील वाला हिस्सा है, पठारी भाग है ब्राज़ील का। ये पश्चिमी द्वीप समूह का हिस्सा आ गया। ये अफ्रीका का सूडान वाला जो हिस्सा है वो आ गया। यहाँ पर ये शुष्क मरुस्थलीय कालाहारी मरुस्थल आ गया। ये शुष्क जलवायु प्रदेश आ गई है। भारत के शुष्क प्रदेश है भारत का। इस प्रकार से इन सभी क्षेत्रों में उत्तरी ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर सवाना तुल्य जलवायु का विस्तार देखने को मिलता है। इसके पश्चात तीसरी जलवायु है मानसूनी जलवायु। ये मानसून से जुड़ी हुई है। मानसून शब्द का तात्पर्य होता है हवाओं से। जो हवाएं सूर्य की स्थिति के अनुसार अपनी दिशा बदल लेती उन्हें मानसूनी पवनें कहते हैं। जब सूर्य स्थल भाग पर चमकता है तो स्थल भाग पर वायुदाब निम्न हो जाता है, तो सागर से स्थल भाग की ओर हवाएं चलने लगती है। जब सूर्य की स्थिति जलीय भाग पर होती है तो जलीय भाग पर न्यून वायुदाब हो जाता है, तो स्थल से जल की ओर हवाएं चलने लगती। तो ये सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन की स्थिति के आधार पर है और इसी से प्रभावित होकर के मानसूनी पवनें चलती हैं। इसकी विशेषताएं हम देखते हैं। मानसूनी जलवायु विषुवत रेखा के दोनों ओर 5 से 30 डिग्री के मध्य व्यापारिक पवनों की पेटी में है। ठीक है, तो व्यापारिक पवनों की जो पेटी है वो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब से विषुवत रेखीय न्यून वायुदाब की ओर चलती है, यानी 30 से 35 डिग्री अक्षांशों से 5 से 10 डिग्री अक्षांशों तक चलती है, यानी उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब से भूमध्य रेखीय न्यून वायुदाब की ओर। इस पेटी में इस जलवायु प्रदेश का विस्तार पाया जाता है। इसमें दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिणी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अफ्रीका के पूर्वी तटीय भाग और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया आते हैं। इसमें कौन कौन से भाग हैं? दक्षिण पूर्वी एशिया है, पूरा का पूरा दक्षिण पूर्वी एशिया मानसूनी जलवायु में आता है। दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका भी मानसूनी जलवायु में आता है। अफ्रीका के पूर्वी तटीय भाग और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया इसके अंतर्गत आते हैं। वर्ष भर उच्च तापमान होने तथा कर्क और मकर रेखाओं पर सूर्य की स्थिति लंबवत होने के कारण शीत, ग्रीष्म और वर्षा ऋतुएं उत्पन्न होती है। ये इस मानसून जलवायु की विशेषता यहाँ पर 3 ऋतुएं पाई जाती है, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु, जो कि कर्क और मकर रेखाएं उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य के लंबवत चमकने की अंतिम सीमा है। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा के बाद सीधा सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा के पश्चात सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती है। तो इस प्रकार से चूँकि 30 डिग्री तक है और 23.5 डिग्री उत्तर कर्क रेखा है, 23.5 डिग्री दक्षिण मकर रेखा है, तो यहाँ पर वर्ष में एक बार तो सूर्य कर्क रेखा पर से चमकता है 21 जून को और 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सीधा चमकता है। जब सूर्य उत्तरायण होता है तो उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है और जब सूर्य दक्षिण हो जाता है तो उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु आ जाती है। इस प्रकार से और जब सूर्य दक्षिणायन होता है तो यहाँ पर जो मानसून होती है, मानसूनी पवनें होती है वो स्थल से जल की ओर चलने लग जाती है और जब सूर्य उत्तरायण होता है तो मानसूनी पवनें जल से स्थल की ओर चलने लग जाती है। ग्रीष्म और शीत ऋतु में स्थल पर क्रमशः उच्च व निम्न वायुदाब पाए जाते हैं, यानी जो ग्रीष्म ऋतु होती है उस समय जो सूर्य होता है वो सूर्य जब स्थल भाग पर सीधा चमकता है तो स्थल भाग पर वायुदाब न्यून हो जाते हैं, जलीय भाग पर वायुदाब उच्च हो जाते हैं। और इसके विपरीत स्थिति जब सूर्य जलीय भाग पर चमकता है सीधा तो जलीय भाग पर वायुदाब न्यून हो जाते हैं, स्थल भाग पर वायुदाब उच्च हो जाते हैं। जलीय भागों में इसकी विपरीत स्थिति पाई जाती है। इससे हवाएं ग्रीष्म ऋतु में जल से स्थल की ओर और शीत ऋतु में हवाएं स्थल से जल की ओर चला करती है तथा ग्रीष्मकालीन मानसून व शीतकालीन मानसून की उत्पत्ति होती है।
दक्षिणी पूर्व एशिया में उष्णकटिबंधीय चक्रवात भी आते हैं। मानसूनी वर्षा मध्य जून से सितंबर तक होती है तथा अधिकांश पर्वतीय होती है। तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है कि जब सूर्य उत्तरायण की ओर होता है तो स्थल भाग शीघ्र गर्म हो जाते हैं और निम्न वायुदाब के केंद्र बन जाते हैं। फलस्वरूप सागरीय भागों से हवाएं स्थल भाग की ओर चलने लगती है। ये आर्द्रता युक्त होती है और वर्षा करती है। यह ग्रीष्मकालीन मानसून कहा जाता है। इसके विपरीत जब सूर्य दक्षिणायन हो जाता है तो सूर्य की स्थिति दक्षिणी गोलार्ध में होती है। फलस्वरूप स्थल भाग पर वायुदाब उच्च हो जाता है, क्योंकि तापमान कम हो जाने के कारण वायुदाब उच्च हो जाता है। उस और जलीय भागों पर जो वायुदाब है वो न्यून हो जाता है, तो हवाएं स्थल से जल की ओर चलने लगती है। तो ग्रीष्मकाल में हवाएं जल से स्थल की ओर और शीतकाल में स्थल से जल की ओर चलती है। फलस्वरूप ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन मानसून की उत्पत्ति होती है। और जो वर्षा है वो ग्रीष्मकालीन मानसून से ही प्राप्त होती है। अधिकांश जो वर्षा है वो पर्वतीय होती है और मानसून वर्षा का लगभग 80 से 90% जो हिस्सा है वो जून से सितंबर तक प्राप्त हो जाता है। तो मानसून का प्रभाव रहने के कारण इन प्रदेशों में जो जलवायु है उसे मानसूनी जलवायु के नाम से जाना जाता है। उसकी प्रमुख विशेषता यहाँ पर 3 ऋतुएं पाई जाती है। वर्षा की अनिश्चितता, अपर्याप्तता और अनियमितता मुख्य विशेषता है। 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले भागों में उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, जिनमें आम, नीम, बबूल, पीपल, बरगद, जामुन आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले भागों में शुष्क वन पाए जाते हैं तथा 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले भागों में कटीली झाड़ियाँ पाई जाती है। शुष्क वनों में खेर है, कीकर है, खेजड़ा है, ये सभी पाए जाते हैं। नदियों के डेल्टाई भागों में ज्वारीय वन उगते हैं। मानसूनी प्रदेशों में जो नदी के डेल्टाई भाग होते हैं, जहाँ पर नदी जाकर सागर में गिरती है, तो वहाँ पर सागर का खारा जल नदी के मुहाने तक आ जाता है और वहाँ पर ज्वारीय वनों की स्थिति पाई जाती है। यहाँ पर विशेष प्रकार की वनस्पति उगती है जो कि समुद्र के खारे जल में भी अपना अस्तित्व बना करके रख सकती है। ऐसे वनों को ज्वारीय वनों के नाम से जाना जाता है। विविध जीव, पक्षी, रेंगने वाले जीव जंतु और पालतू जानवर भी यहाँ पर पाए जाते हैं। ये देखिए, जहाँ जहाँ पर भी हरे कलर से प्रदर्शित किया गया है उन सभी भागों में मानसूनी जलवायु पाई जाती है। लगभग महाद्वीपों के सभी दक्षिण पूर्वी जो हिस्से हैं उन सभी दक्षिण पूर्वी हिस्सों में मानसूनी जलवायु का विस्तार पाया जाता है। इसके पश्चात है उष्णकटिबंधीय शुष्क मरुस्थलीय जलवायु। इस जलवायु का विस्तार 15 से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में पाया जाता है। तो जो अधिकांश मरुस्थल है वो महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में ही है। क्योंकि एक तो महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में ठंडी धाराएं चलती है, ठंडी सागरीय धाराएं चलती है, तो ठंडी सागरीय धाराएं चलने के कारण शुष्क स्थिति बनी रहती है। दूसरा ये है कि जो व्यापारिक पवनें होती है वो महाद्वीपों के पूर्वी भागों से वर्षा करती हुई आती है। तो पूर्वी भागों से जब वर्षा करती हुई आती है तो पश्चिमी भागों तक आते आते में शुष्क हो जाती है। इस कारण से जो अधिकांश मरुस्थल है महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में ही पाए जाते हैं और ये जो शुष्क मरुस्थलीय जलवायु है ये भी महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में ही फैली हुई है, पाई जाती है। यह एशिया के थार मरुस्थल, सिंध, दक्षिणी बलूचिस्तान, अरब, अफ्रीका के सहारा, कालाहारी, दक्षिण अमेरिका के अटाकामा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का मान मरुस्थल, मैक्सिको का मरुस्थल, दक्षिणी पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के मरुस्थलीय भागों में यह जलवायु पाई जाती है। तो एक प्रकार से ये मरुस्थलीय जलवायु में से हम गिन सकते हैं, गिनी जाती है। उच्च दैनिक व वार्षिक तापांतर मुख्य विशेषता है। दिन में बहुत अधिक उच्च तापमान हो जाता है, लगभग 50 डिग्री से भी ऊपर चला जाता है, और रात को जो विकिरण है, पार्थिव विकिरण है, वो अत्यधिक मात्रा में होता है, तो रेत जो अत्यधिक ठंडी हो जाती है और तापमान 0 तक भी चला जाता है। तो तापांतर बहुत अधिक होता है। दैनिक तापांतर भी उच्च पाया जाता है और वार्षिक तापांतर भी उच्च पाया जाता है। ये उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब के क्षेत्र हैं। यहाँ पर जो विषुवतरेखीय और उपध्रुवीय वायुदाब क्षेत्र होते, जो हवाएं उगती हैं वो यहाँ पर आकर के नीचे उतरती है। फलस्वरूप प्रति चक्रवाती दशा उत्पन्न हो जाती है और यहाँ वर्षा नहीं हो पाती है। तो एक तीसरा कारण है कि इन क्षेत्रों में मरुस्थल पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रति चक्रवाती दशा उत्पन्न होती है। कुछ गर्म स्थानीय पवनें चलती है, आपने पढ़ा होगा, लू है, खमसिम है, हरमट्टन है, सीमूम है, ये सभी गर्म स्थानीय पवनें विभिन्न मरुस्थलीय भागों में, विश्व के विभिन्न मरुस्थलीय भागों में चला करती है। अत्यधिक वाष्पीकरण और अल्प आर्द्रता इसकी विशेषता है। वाष्पीकरण ज़्यादा होता है
आर्द्रता कम पाई जाती है। शुष्क मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती है, ऐसी वनस्पति पाई जाती है जो इस जलवायु में अपना अस्तित्व बना कर रख सकती है। इसे उनकी जो जड़ें होती है वो गहरी होती है, पत्तियाँ छोटी कांटेदार होती है, पक्षियों की चाल जो होती है वो गूदेदार होती है। जीव जंतु भी ऐसे पाए जाते हैं जो ऐसी शुष्क परिस्थितियों में अपने आप को जीवित रख लेते हैं, जैसे ऊँट है, शुतुरमुर्ग है, बकरी है, भेड़ है, चूहा है, खरगोश है, लोमड़ी है, छिपकली है आदि जीव यहाँ पर पाए जाते हैं। ये देखिए जितने भी महान मरुस्थल हैं उन सभी महान मरुस्थलों में ये उष्ण शुष्क मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है। अरब का मरुस्थल है, थार का मरुस्थल है, सहारा का मरुस्थल है, ऑस्ट्रेलिया का महान मरुस्थल है, कालाहारी है, नमीबिया है, पेटागोनिया है, अटाकामा है, मोहोव है, ग्रेट बेसिन जो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम अमेरिका के पश्चिम भाग में स्थित है। ये सभी प्रमुख मरुस्थलीय उष्ण शुष्क मरुस्थलीय जलवायु के भाग आते हैं। इसके बाद आती है ईरान तुल्य जलवायु। क्योंकि इस प्रकार की जलवायु की जो विशेषताएं हैं, जो प्रतिनिधित्व है वो ईरान में है, तो इसके समान ही जलवायु की विशेषता अन्य भागों में भी मिलती है, तो इसे ईरान तुल्य जलवायु कहा गया है। यह महाद्वीपों के आंतरिक पठारी भागों में पाई जाती है। तो महाद्वीपों के आंतरिक भागों में पाए जाने के कारण यहाँ पर महाद्वीपीयता का प्रभाव मिलता है, यानी सागरीय प्रभाव यहाँ पर समाप्त हो जाता है। ये जलवायु पश्चिमी एशिया में अनातोलिया का पठार, मध्यवर्ती ईरान, मेसोपोटामिया, मध्य एशिया में तारिम बेसिन, गोबी, चुंगारिया, रूसी तुर्किस्तान आदि में ये जलवायु पाई जाती है, यानी महाद्वीपों के आंतरिक मध्य भागों में जलवायु पाई जाती है। इन भागों में शुष्कता तो है किंतु शीतकाल कठोर होता है। तो चूँकि मध्य अक्षांश आ गए हैं, मध्य अक्षांश होने के कारण यहाँ पर शुष्कता तो है, वर्षा तो कम होती है, किंतु शीतकाल कठोर होता है क्योंकि मध्य अक्षांश से तो सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। तेहरान इस जलवायु का प्रतिनिधि नगर, आपको बताया था मैंने भी कि इस जलवायु का जो प्रतिनिधि नगर है वो ईरान में ही है। महाद्वीपीयता के कारण शीतकाल शुष्क होता है, वर्षा ग्रीष्मकाल में ही होती है। ठंडी जो पवनें हैं, ब्लिजार्ड तथा गर्म पवनें, चिनूक जैसी पवनें यहाँ पर चलती है। चिनूक एक गर्म पवन है, स्थानीय पवन है गर्म, और ब्लिजार्ड एक ठंडी स्थानीय पवन है। वनस्पति के रूप में घास और कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। तो तापमान कम होते हैं, लेकिन जो वर्षा होती है वो ग्रीष्मकाल में होती है, इतनी अधिक पर्याप्त मात्रा में वर्षा नहीं हो पाती, और मध्य अक्षांश होने के कारण तापमान कम होते हैं। ये देखिए जो हिस्से यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं, येलो पीले कलर से जो हिस्से दिखाए गए हैं, ये सभी इस प्रकार की जलवायु का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके पश्चात है मध्य अक्षांशीय स्टेपी जलवायु। ये भी घास के मैदानों की जलवायु है। मध्य अक्षांश में जो घास के मैदान पाए जाते हैं, मुख्य रूप से जो स्टेपी है उस मध्यवर्ती साइबेरिया में पाए जाने वाले घास के मैदान जिन्हें स्टेपी घास के नाम से जाना जाता है, तो वहाँ पर इस प्रकार जलवायु मिलती है। मध्य अक्षांश से स्टेपी जलवायु 30 से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्यवर्ती भागों में एशिया में कैस्पियन सागर से रूसी तुर्किस्तान की सीमा तक, यूरोप में रूस के दक्षिण पूर्वी भाग, डेन्यूब घाटी, उत्तरी अमेरिका में मिसिसिपी घाटी, ऑस्ट्रेलिया में मरे डार्लिंग बेसिन और अफ्रीका में वेल्ड प्रदेश पर है। तो ये मुख्य रूप से शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों की जलवायु है। स्टेपी जलवायु जो है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों की जलवायु है। ग्रीष्मकाल में तापमान बहुत ऊंचे होते हैं। तापांतरों की अधिकता स्टेपी जलवायु की विशेषता है। तापांतर यहाँ पर अधिक पाए जाते हैं। दैनिक और वार्षिक तापांतरों में यहाँ भी अधिक अंतर पाया जाता है। यूएसए का जो डकोटा राज्य है उसका विनिपेग नगर इस जलवायु का प्रतिनिधि नगर है। स्टेपी घास व्यापक रूप से पाई जाती है। स्टेपी घास तो मध्य साइबेरिया में पाई जाती है। उसी प्रकार से संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रेरी घास पाई जाती है। अर्जेंटीना में पंपास पाई जाती है, और इसी प्रकार से दक्षिण अफ्रीका में वेल्स, और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, और न्यूजीलैंड में कैंटरबरी घास के मैदान पाए जाते हैं, वो यही हैं। अल्प वर्षा के कारण यहाँ पर शुष्क व अर्धशुष्क घास व कटीली झाड़ियाँ पाई जाती है। इन प्रदेशों में घुमक्कड़ पशु चारकों का निवास स्थान कई वर्षों तक रहा है, क्योंकि घास के मैदान है तो पशु चारक यहाँ पर पाए जाते हैं। घास के क्षेत्र होने के कारण कीड़े मकोड़ों टिड्डों की दिक्कत रहती है। अन्य जंगली जीव भी यहाँ पर पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये घास के मैदानों की जलवायु है, जहाँ पर वर्षा भी कम होती है, किंतु मध्य अक्षांशीय क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर तापमान जो शीतकाल है वो तो कठोर होता है, तापमान कम पाए जाते हैं। फलस्वरूप यहाँ पर घास उगती है, और उस घास को अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाया जाता है, जो सभी आपको मैंने बताया है। तो मुख्य रूप से जलवायु के प्रदेश एशिया में कैस्पियन सागर से लेकर के रूसी तुर्किस्तान तक, यूरोप में रूस के दक्षिण पूर्वी भाग, डेन्यूब घाटी, ये सब तो हो गए।
स्टेपी घास के मैदान वाले प्रदेश। उत्तरी अमेरिका में आप जाएंगे तो मिसिसिपी घाटी जो कि प्रेरी घास का मैदान प्रदेश कहलाता है। ऑस्ट्रेलिया में उन्हें डाउन्स के नाम से जाना जाता है, अफ्रीका में वेल्ड्स के नाम से, और दक्षिण अमेरिका में पंपास के नाम से जाना जाता है। ये देखिए मूल रूप से स्टेपी जो जलवायु हो तो ये है। इसी के समान जलवायु महाद्वीपों के मध्य आंतरिक भागों में पाई जाती है। ये तो स्टेपी हो गई, ये प्रेरी प्रदेश हो गया, ये विनिपेग नगर हो गया, और ये पंपास हो गए, ये वेल्स और ये डाउन्स। इस प्रकार से जो घास के मैदान है स्टेपी या शीतोष्ण घास के मैदान, उसमें ये देखने को मिलती है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे।